हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी की प्री की हम यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की जातियां यानी अनुसूचित जातियां डिस्कस कर ली हैं। अब जनजाति डिस्कस कर लेते हैं। तो एमपीपीएससी यूनिट 5 सारी कंप्लीट हो चुकी है। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके उसमें विजिट करके सारे लेक्चर देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। और आइए अब ज्यादा देरी और ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं काम की बातें। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां यानी क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब। ट्राइब का मतलब ही जनजाति होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 3421 में सूचीबद्ध आदिम जातियां अनुसूचित जातियां कहलाती है। तो संविधान का एक अनुच्छेद ऐसा है जिसका नाम है 342 के 1 में सूचीबद्ध आदिम जातियां अनुसूचित जातियां कहलाती है। नेक्स्ट फैक्ट बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 25 में 366 के खंड 25 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। याद रखना, 366 के 25 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है और खंड 24 में अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है। तो दोनों में से आप कोई भी अनुच्छेद याद रख सकते हैं, तो दोनों अनुच्छेद याद रखना जरूरी है। इनको परिभाषित किया गया है इस अनुच्छेद में, तो यह अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है ना। बात करेंगे अब अफ्रीका के बाद भारत जनजाति के मामले में दूसरा स्थान है। तो अफ्रीका में भी जनजाति पाई जाती है और भारत अफ्रीका के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है जनजाति के मामले में। बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजाति का प्रतिशत कितना है? 8.6। मात्र 8.6 भारत में जनजाति का प्रतिशत है, जबकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। 21.10% मध्य प्रदेश में है। तो ये याद रखना है फैक्ट, मध्य प्रदेश में 21.10% है। और जनजाति के मामले में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है भारत में, यह भी याद रखें। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों की सर्वाधिक संख्या और सर्वाधिक प्रकार दोनों पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक प्रकार दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, मध्य प्रदेश में लगभग 24 प्रमुख जनजातियां सहित कुल 46 जनजातियां यहां निवास करती है। टोटल कितनी? 46। इंपॉर्टेंट है, 46 जनजातियां निवास करती है। अपनी उपजातियों समेत इनकी संख्या 90 के लगभग हो जाती है। अगर उपजातियों को भी मिला ले, इनकी जितनी भी उपजातियां हैं, तो इनकी संख्या लगभग 90 के तरफ हो जाती है, यानी 90 के लगभग हो जाती है। मध्य प्रदेश में 1,53,16,784, जो प्रतिशत में देखा जाए 21.10% है। इन जातियों की है जो भारत में सर्वाधिक है। तो भारत में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। प्रतिशत याद रख लो और जनसंख्या यहां लिखी हुई है। जनजाति की बात हो रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब की। अब बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, अब मध्य प्रदेश में जनजातियों का जनसंख्या अनुसार वितरण। राज्य में सभी जिलों में जनजाति निवास करती है। जितने भी जिले हैं मध्य प्रदेश में, सभी जिलों में जनजाति निवास करती है, यद्यपि उनकी संख्या में अंतर है। तो कोई जिले में ज्यादा है, कोई जिले में कम है। तो मंडला हो गया, मंडला को आदिवासी जिला भी कहते हैं। गोंड जनजाति और बैगा जनजाति पाई जाती है वहां पे। मंडला को आदिवासी जिला कहते हैं। छिंदवाड़ा, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली, जबलपुर, बैतूल, सीधी, तो हम बात कर रहे थे मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली, जबलपुर, बैतूल, सीधी, खंडवा, सिवनी में पर्याप्त तथा 14 जिलों में, देखो इतने जिले में पर्याप्त तथा 14 जिलों में अल्पसंख्यक 3 लाख से कम जनजाति रहती है। अल्पसंख्यक यानी जो कम है, 3 लाख से कम जनजाति रहती हैं। बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। मध्य प्रदेश में कुल 24 जिले आदिवासी जिलों में शामिल किए जाते हैं, जिनके तहत
1,52,132 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जिसके तहत 1,52,132 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की, सर्वाधिक जनजाति धार में है, जनसंख्या के हिसाब से डायरेक्ट पूछा जाएगा। सर्वाधिक जनजाति कहां पे है, तो धार में। कितनी है, 12,22,814। तो सर्वाधिक जनजाति कहां पर है, धार में। जबकि प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो अलीराजपुर में है 89%। जबकि प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो अलीराजपुर जिले में है 89%। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। सर्वाधिक जनजाति कहां पे है, तो धार में, और प्रतिशत में है अलीराजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष 21 जिलों में जनजाति बहुत मामूली संख्या में निवास करती है, बहुत ही मामूली संख्या में निवास करती है। जनजातियों को 2 पेटियों में बांटा गया है, एक तो झाबुआ से सतपुड़ा वाली पेटी है और दूसरा मैकाल पर्वत से बघेलखंड तक की पेटियां। तो ये 2 पेटियां में निवास करती है ज्यादातर जनजातियां। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, डिंडोरी में 50% से अधिक आबादी जनजाति की है। तो ये ऐसे जिले हैं, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और डिंडोरी, इनमें 50% से अधिक आबादी जनजाति की है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम मध्य प्रदेश में जनजातियों को दिए गए नाम। तो जनजातियों को कुछ कुछ नाम दिए गए हैं, तो उनको हमको देखना है कि ये नाम किसने दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम था अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर। अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने गुजरात में जनजाति लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया था, और इन्हें ठक्कर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। संविधान निर्माण के सदस्य भी थे ये। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ठक्कर बापा ने। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग कहां किया गया है सबसे पहले, तो जनजाति है। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइमन कमीशन भारत आया था। आपने संविधान पढ़ा होगा, साइमन कमीशन भारत आया था 1927-28 में। तो 1927-28 में जो साइमन कमीशन भारत आया था, उसमें सबसे पहले अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग और कहां किया गया है सबसे पहले, तो भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यह दलित शब्द का प्रयोग साइमन कमीशन ने ही किया था सबसे पहले। जो साइमन कमीशन रिपोर्ट भारत आई थी, उसी में किया गया था। हरिजन और गिरिजन, यह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों को हरिजन या गिरिजन कहकर पुकारते थे। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछड़े हिंदू किसे कहा था इनको पिछड़े हिंदू, जीएस धुरिये नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने इन्हें अनुसूचित जनजाति और जाति को पिछड़े हिंदू कहा था। उसके बाद देखिए, विलीन मानवता दास एवं दास ने कहा है इन्हें विलीन मानवता। बात करेंगे आगे, मध्य प्रदेश और भारत की 3 बड़ी जनजातियां दी गई है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश में भील कितने हैं, तो भील जनजाति मध्य प्रदेश में जो है 46.18 लाख है। गोंड जनजाति है 43.57 लाख। कोल जनजाति है 11.67 लाख। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार भील, जबकि भारत की सबसे बड़ी जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है, 2011 के अनुसार गोंड है, जबकि 2011 में भारत की जनगणना हुई थी, उसमें भील को सबसे बड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया था। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। मध्य प्रदेश की पूछेगा तो भील लगाना है, भारत की पूछेगा तो गोंड। 2001 की जनगणना के हिसाब से भारत की पूछा तो भील। मध्य प्रदेश की जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जहां अनुच्छेद 167 के तहत जनजाति कल्याणार्थ पृथक मंत्रालय एवं मंत्री अनिवार्य है। तो जनजाति मंत्रालय के लिए एक मंत्री अनिवार्य है अनुच्छेद 167 के लिए के अंतर्गत। उन राज्यों में है मध्य प्रदेश। देखिए नेक्स्ट फैक्ट,
मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना 1964 में की गई थी। इसका नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग हो गया था। इसका नाम बदल दिए बाद में, जनजाति कार्य विभाग हो गया। उसके बाद 2011 में अनुसूचित जनजाति में, तो इसका नाम कब बदल दिया गया था? 1964 में। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, राज्य में 2011 में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता कितनी है? तो 15.6% है। जो भारत की अनुसूचित जनजाति में 59% साक्षरता थी। तो भारत की साक्षरता दर है 59 और मध्य प्रदेश की 15.6। कोल जनजाति का 92% भाग छठा जनजाति भील, गोंड, कोल, बैगा, सहारिया और कोरकू का है। तो छठा भाग क्या है? इन जनजातियों का है। नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करेंगे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जनजाति के लिए पंचशील सिद्धांत नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत दिया था जनजातियों के लिए। नेहरू ने आदिवासी बोली के लिए देवनागरी का सुझाव दिया था। तो नेहरू ने ही सुझाव दिया था आदिवासी बोली के लिए देवनागरी का। वेरियर एल्विन एक अंग्रेज थे जो जनजातियों के बारे में जानने भारत आए थे और उनके साथ रहे थे। तो जनजातियों को नेशनल पार्क में रखा जाए, ऐसा कहा था इन्होंने। देखिए नेक्स्ट फैक्ट, 1960 में गठित प्रथम अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष UN टेबर थे। तो जब 1960 में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था, तो उस समय इसके अध्यक्ष कितने थे? कौन थे? UL टेबर थे। जनजाति विकास हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति उपयोजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति उपयोजना प्रारंभ की गई थी। संविधान का अनुच्छेद 3421 में अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। तो यह भी एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 342 के 1 में अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 21.1% है। तो एसटी का कितना है? 21.1%। याद रखना है, आता ही है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 46 है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है। विकिपीडिया में भी 46 है, कई बुकों में 47 लिखा हुआ है। 46 राइट आंसर है, 46 लगाना है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है भील, 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, 2011 की जनगणना के अनुसार। याद रखना है। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है कमार, जो सिंधी कमार। तो याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। सबसे बड़ी तो याद ही है, सबसे छोटी हर किसी को याद नहीं रहती। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है अलीराजपुर। एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है, जनसंख्या प्रतिशत वाला, अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का पहला जनजाति रेडियो प्रसारण केंद्र का नाम वान्या था। इंपॉर्टेंट है, वान्या था। जिसकी स्थापना कहां की गई थी? भाबरा ग्राम, अलीराजपुर के भाबरा या भावरा ग्राम में की गई थी। और भाबरा ग्राम में ही चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। और भावरा ग्राम का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। तो वहां पे हुई थी इसकी स्थापना, पहला जनजाति रेडियो प्रसारण केंद्र। तो याद रखना है। इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले भीलों को ताड़वी भील कहा जाता है। तो बहुत से भीलों ने पहले इस्लाम धर्म भी ग्रहण किया था औरंगजेब के टाइम पे, और उसके बाद भी इस्लाम धर्म कई लोगों ने ग्रहण किया। तो उन्हें ग्रहण करने वाले भीलों को ताड़वी भील कहा जाता है। भगोरिया हाट मेला, होली के विशेष अवसर पर भगोरिया हाट मेले का आयोजन किया जाता है। भीलों का सांस्कृतिक उत्सव है ये। भील जनजाति का सांस्कृतिक उत्सव है और ये झाबुआ और अलीराजपुर में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ? एक तो झाबुआ में, दूसरा अलीराजपुर में। कभी क्वेश्चन आया झाबुआ या अलीराजपुर, जहाँ भील लोग ज़्यादा हैं वहीं पे इसका आयोजन किया जाता है।
सहरिया संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय, ये श्योपुर में है, श्योपुर में। देखिए सहरिया जनजाति भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर इधर साइड पाई जाती है, राजस्थान से लगे हुए जिलों में। तो सहरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर में बनाया गया है, याद रखना है। बात करते हैं अब नेक्स्ट फैक्ट। देखिए उसके बाद देश का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है। देश का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के अनूपपुर में है, अमरकंटक के अनूपपुर में है। तो जनजाति विश्वविद्यालय भी है मध्य प्रदेश में, अमरकंटक के यानी अनूपपुर के अमरकंटक में। इसे ट्राइबल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त है, यानी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ये। इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। आगे चलते हैं अब। देखिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र अनुसार वितरण दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियां, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शहडोल, सीधी, जबलपुर, रीवा, सतना जिले में कोल, मांडिया और अगरिया और पनिका और खैरवार जनजाति के व्यक्ति रहते हैं। इसमें कोल जनजाति प्रमुख जनजाति जबलपुर, रीवा, सतना बेल्ट में निवास करती है। जो पट्टा है, जो बेल्ट है उधर साइड का, वहां निवास करती है, जबलपुर, रीवा, सतना बेल्ट में। तो समझ में आ गया उत्तर पूर्वी। दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत मंडला हो गया, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल होशंगाबाद जिले में है। या भारिया, बैगा, गोंड, कोरकू प्रमुख जनजातियां इन जिलों की। बैगा जनजाति विशेष रूप से मंडला में और भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट में और कोरकू जनजाति होशंगाबाद से लेकर पूर्वी निमाड़ तक मिलती है। दक्षिणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है गोंड जनजाति। गोंड यहाँ की प्रमुख जनजाति है। समझ में आया। अब पश्चिमी क्षेत्र की बात कर लेते तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पे भील और भिलाला जनजाति पाई जाती है। खासकर निमाड़ के चारों जिले खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, धार आदि जिलों में भील भिलाला जनजाति विशेष रूप से पाई जाती है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार में इनका पर्याप्त संकेंद्रण है। आया समझ। आगे चलते हैं अब। तो देखिए मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां देखते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य की 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया या दर्जा दिया गया है। एक है बैगा, एक सहारिया और भारिया। बैगा, सहारिया और भारिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, ये याद रखना है। विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने का आधार क्या है? तो कृषि में प्रौद्योगिकी का स्तर, साक्षरता का निम्न स्तर, दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों में निवास करती है इस कारण, और स्थिति और घटती जनसंख्या, ये सब आधार है इनके। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जनजाति 2011 की जनगणना में क्या स्थिति है इनकी। 2011 की जनगणना डिस्कस करते हैं जनजाति के संदर्भ में। तो अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर कितना है? 15.6%। सर्वाधिक साक्षर प्रधान जनजाति है। जितनी भी जनजाति है उसमें सर्वाधिक साक्षर कौन सी जनजाति है? प्रधान जनजाति है। अनुसूचित जनजाति के लिंग अनुपात कितना है? तो 984 है। सर्वाधिक लिंग अनुपात अनुसूचित जनजाति में बालाघाट का है 1050। 1000 स्त्रियों में 1000 पुरुष निवास करते हैं यहाँ पे जनजाति। अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक साक्षर जिला बालाघाट है। एससी में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? बालाघाट। अनुसूचित जनजाति में दास की वृद्धि दर कितना है? 10 साल में वृद्धि कितनी हो रही है? तो 25.2% की वृद्धि हो रही है, याद रखना है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला है धार। जनसंख्या में धार, धार में एसटी कितने हैं? 12,22,814। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला है अलीराजपुर। जनसंख्या में धार, प्रतिशत में है अलीराजपुर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है भिंड, 6.13%। और न्यूनतम एसटी में प्रतिशत वाला जिला भी है भिंड। जनसंख्या में भी भिंड है, प्रतिशत में भी भिंड है। बात करेंगे आगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो मैंने बताया था धार है, जनसंख्या में धार है, और दूसरे नंबर में बड़वानी, फिर तीसरे में झाबुआ, फिर छिंदवाड़ा। ये क्रम है, और बैतूल। तो एक क्रम भी याद रख सकते हैं।
बात करें अब नेक्स्ट, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, तो प्रतिशत में हमने पढ़े हैं कि अलीराजपुर है 89%, दूसरे नंबर में झाबुआ, फिर बड़वानी, फिर डिंडोरी है, डिंडोरी के बाद मंडला है, तो क्रम भी याद रख सकते हैं। बात करेंगे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, तो भिंड में है जनसंख्या कम इनकी एसटी की, दूसरे नंबर में दतिया, मुरैना, मंदसौर, तो क्रम भी याद रख सकते हैं, और शाजापुर में भी कम है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, यानी प्रतिशत में सबसे कम एसटी कहां पर है, तो देखिए प्रतिशत और जनसंख्या दोनों में भिंड है 0.4%, दूसरे नंबर में मुरैना, तीसरे में दतिया है, चौथे में मंदसौर है, फिर भोपाल है, क्रम भी याद रख सकते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, जहां जनसंख्या बढ़ रही है, तो देखो छतरपुर में बढ़ रही है 42.6, शिवपुरी, बुरहानपुर, अशोकनगर और खंडवा, तो पहला आ सकता है छतरपुर, याद रखना है छतरपुर, तो ये याद रखें, क्रम भी याद रख सकते हैं। देखिए न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दास की वृद्धि दर वाले जिले, न्यूनतम यानी सबसे कम कहां बढ़ रही है 10 साल में, तो मंदसौर में मात्र 11.5, फिर भिंड है, फिर उज्जैन है, फिर शाजापुर है, तो क्रम भी याद रख सकते हैं। बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां की, उनकी कुछ उपजातियां दी गई है और उनका निवास स्थान, तो यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं एमपीपीएससी के प्री में और स्टेट लेवल अदर एग्जाम जिसमें मध्य प्रदेश का पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है उनमें, तो देखिए इसको अच्छे से याद करना है। देखिए गोंड जनजाति के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, इसके प्रीवियस हमने एक और लेक्चर डाल चुके हैं जो एमपीपीएससी की यूनिट फर्स्ट में है, उसको भी जाके आप देखें। तो देखिए गोंड जनजाति की जो उपजातियां हैं, एक है परधान, डायरेक्ट आएगा परधान, किसकी है, अगरिया और ओझा, 3 उपजातियां मिलेगी गोंड जनजाति की, एक परधान, अगरिया और ओझा। मध्य प्रदेश के सभी जिले में मुख्यतः निवास करती है ये गोंड जनजाति, खासकर बालाघाट, मंडला, इधर साइड के जिलों में देखने को आपको मिलेगी। नागार्ची और सोलहास ये विंध्य और सतपुड़ा अंचल में निवास करती है, विंध्य एवं सतपुड़ा अंचल में निवास करती है ये गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। तो 5 उपजातियों के बारे में लिख रखा है, ये पांचों याद रखना है। एक है गोंड जनजाति की उपजातियां परधान, अगरिया, ओझा, नागरची और सोलहास, और ये इनका निवास क्षेत्र भी आप याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे हम भील की। भील जनजाति की उपजातियां हैं, सबसे पहले बरेला, भिलाला, पटेलिया है वो, पटेलिया, रैथास भी है, तो कितनी नाम याद रखना है, एक बरेला, भिलाला, पटेलिया और रैथास, ये 4 जनजाति उपजातियां हैं भील जनजाति की। जो भील जनजाति है धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर यानी मालवा क्षेत्र के पश्चिमी मालवा में और निमाड़ क्षेत्र में निवास करती है भील जनजाति। बात करेंगे बैगा जनजाति की उपजातियां बिन छावर याद रखना है, एक नरोतिया इंपॉर्टेंट है, नरोतिया, भरोतिया भी इंपॉर्टेंट है, नागर भी इंपॉर्टेंट है, राय और मैना और खट मैना, तो ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये इसको याद रखिए। बिनछावर बैगा जनजाति की है, नरोतिया, भरोतिया, नागर, राय, मैना और खट मैना ये बैगा जनजाति की उपजातियां हैं। बैगा जनजाति बालाघाट में निवास करती है, मंडला में निवास करती है, डिंडोरी तरफ निवास करती है, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर में भी देखने को मिलती है। तो ये समझ में आ गया। बैगा के बाद बात करेंगे हम कोरकू जनजाति की। कोरकू जनजाति की उपजातियां हैं मोआसी, एक का नाम है रूम, एक का नाम है बावरी, मोआसी, रूम और बावरी और बोडोया। तो ये 4 जनजाति इंपॉर्टेंट जो कोरकू जनजाति की उपजातियां हैं। ये खंडवा, देखिए कोरकू जनजाति होशंगाबाद, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, देवास क्षेत्र में निवास करती है। कभी पूछा कोरकू कहां, तो होशंगाबाद इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे भारिया जनजाति की। भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती है, जबलपुर में भी आपको मिल जाएंगी, मंडला, शहडोल, सीधी और पन्ना इधर साइड है भारिया जनजाति। बाकी स्पेशल इनका स्थान है छिंदवाड़ा का पातालकोट। इसकी 3 उपजातियां दी गई है, एक का नाम है भूमिया, भा से भारिया, भा से भूमिया याद रखें, और भा से भूईहार, दूसरा पंडा। तो 3 जनजातियां मिलती है भारिया जनजाति की,
तीन उपजातियां मिलती है, एक है भूमिया, भूईहार और पंडा, और निवास स्थान मैंने आपको बता दिया। बात करेंगे कोल जनजाति की। कोल, तो कोल जनजाति की दो उपजातियां दी गई है, एक का नाम है रोतिया, रोतिया और रौतेले, रोतिया और रौतेले, रोतिया और रौतेले, याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैं यहां पे। कोल जनजाति की उपजातियां दो है, एक है रोतिया और एक है रौतेले। जो कोल जनजाति है वो शहडोल, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर जिले तरफ निवास करती है, यानी उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगी कोल जनजाति। बात करेंगे मांडिया जनजाति की। मांडिया जनजाति, मांडिया जनजाति की उपजातियां यहां लिख रखे हैं जिनको हमको याद रखना है। एक है अबूझ मांडिया, अबूझ मांडिया जनजाति, अबूझ मांडिया जनजाति। दूसरा है डंडामी, डंडामी उपजाति, डंडामी जनजाति जो मांडिया जनजाति की उपजाति है। मांडिया, एक मांडिया उनके नाम से ही है, और एक है मेटा कोईतूर, मेटा कोईतूर, ये मांडिया जनजाति की उपजातियां हैं। चारों को याद रखना है, पूछी जा सकती है। अबूझ मांडिया, डंडामी मांडिया और मोट कोईतूर जनजाति मांडिया जनजाति की उपजाति है। मांडिया जनजाति का निवास क्षेत्र देखें तो जबलपुर, मंडला, शहडोल, पन्ना, छिंदवाड़ा, गुना, शिवपुरी, ये सभी क्षेत्रों में निवास करती है मांडिया जनजाति। बात करेंगे अब साहुर जनजाति की। तो साहुर जनजाति जो है, इनकी उपजातियां तो नहीं लिखी है, लेकिन इनका निवास स्थान है छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर और दमोह। बात करेंगे अगरिया जनजाति की, जो गोंड जनजाति की उपजाति है, ये मंडला, डिंडोरी, सीधी, शहडोल तरफ निवास करती है। प्रधान जनजाति की बात करेंगे, जो गोंड जनजाति की उपजातियां हैं, ये सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और बैतूल में निवास करती है। खैरवार जनजाति कत्था बनाने में काम आती, कत्था बनाने का काम करती है खैरवार जनजाति। ये सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, पन्ना, छतरपुर तरफ निवास करती है, तो ये निवास स्थान लिख रखा है। अब बात करेंगे हम कुछ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो परीक्षा में आते हैं, इनको देखते हैं। अब देखिए, अब जनजाति अनुसंधान संस्थान जो भोपाल में है उसके बारे में जानते हैं। जनजाति के पूर्ण विकास हेतु राज्य सरकार ने 1954 में जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना छिंदवाड़ा में की थी। तो सबसे पहले जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना छिंदवाड़ा में की गई थी और 1965 में इसका स्थानांतरण कर भोपाल कर दिया गया था। तो भोपाल में है वर्तमान में जनजाति अनुसंधान संस्थान। इसका उद्देश्य जनजाति में जीवन, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक प्रवृत्तियों का अध्ययन कर जनजातियों की कार्यशील प्रवृत्तियों का संरक्षण करना है, इसका उद्देश्य। बात करेंगे अगला, अब जनजाति म्यूजियम या संग्रहालय, म्यूजियम को ही संग्रहालय कहते हैं इंग्लिश में। तो जनजाति म्यूजियम जो है वो बादलबोई राज्य जनजाति संग्रहालय, ये छिंदवाड़ा में है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। बादलबोई राज्य जनजाति संग्रहालय से एक राज्य जनजाति म्यूजियम छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया था। तो आ सकता है ये बादलबोई जनजाति म्यूजियम कहां पर है? छिंदवाड़ा में, 1964 स्थापना। उसके बाद बात करेंगे साथी धर अभियान। एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है साथी धर अभियान। ये दफा प्रथा उन्मूलन के लिए है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो झाबुआ जिले में भील भिलाला जनजातियों में दफा प्रथा प्रचलित है। एक प्रथा होती है जिसका नाम है दफा प्रथा। क्या है आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। ये यहां एक प्रकार का लिव इन रिलेशनशिप का दूसरा रूप है। आपने सुना होगा इंग्लिश में बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप, जो शादी के पहले भी युवक युवतियां साथ में रहते हैं उसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। तो वैसे ही यह एक प्रथा है। यह युवक युवती की बुजुर्ग महिला और पुरुष की आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ रहते हैं, यानी घर वालों की आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसके बाद फिर बाद में ये विवाह करते हैं, है ना, फिर ये बाद में विवाह करते हैं। और यारी प्रथा जो है
गरासिया, गरासिया जनजाति है एक जो राजस्थान में निवास करती है, उनमें भी प्रचलित है यह विवाह। गरासिया जनजाति में यह परंपरा दफा प्रथा कहलाती है। तो ये गरासिया जनजाति में प्रचलित है और भील भिलाला में भी प्रचलित है। तो समझ में आ गया क्या बताया, युवक युवतियां साथ में रहते हैं परिवार की मर्जी के साथ बिना शादी के, उसे ही दफा प्रथा कहते हैं। तो दफा प्रथा में वधु मूल्य वर पक्ष में लिया जाता है। जो वधु मूल्य होता है वो वर के पक्ष में लिया जाता है। इस प्रथा को वर के पक्ष में लिया जाता है, यानी वर के यहां रहती है। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीधर अभियान चलाया गया अक्टूबर 2016 में। अक्टूबर 2016 में साथीधर अभियान चलाया गया इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कि ऐसी प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ कुछ जनजातियों में, कुछ कुछ नहीं, 2 जनजातियों में प्रसिद्ध है। एक तो है गरासिया जनजाति जो राजस्थान में निवास करती है, और एक भील भिलाला जनजाति में। तो समझ में आ गया ये प्रथा, दफा प्रथा कभी पूछा क्या है तो बताया मैंने आपको जो भी जानकारी। टोटम इसके बारे में जानते हैं। तो टोटम भी एक प्रथा है। टोटम क्या है? एक प्रथा है। किसी समाज में उस विश्वास को कहते हैं जिसमें मनुष्य का किसी भी जानवर, वृक्ष, पौधे या अन्य आत्मा से संबंध माना जाता है, माना जाए या माना जानता है, या उन लोग मानते हैं उसको, तो वाली एक प्रथा है। ये टोटम शब्द अमेरिकी आदिवासी कबीले की भाषा थी एक, उसी से लिया गया है। तो ये जिसका मतलब अपना भाई बहन रिश्तेदार होता है। तो इन लोग ये प्रथा में पशु, पक्षी, वृक्ष, अन्य प्राकृतिक वस्तुओं को अपना भाई या बहन मानते, तो वही एक प्रथा है। जैसे देखिए, अर्थात टोटम प्राकृतिकवादी है। टोटम क्या है? प्राकृतिकवादी है। तो इसको पढ़ते हैं। आदिम जनजातियों में सामाजिक आर्थिक जीवन का एक पहलू टोटम या टोटमवाद है। टोटम पशु, पक्षी, वृक्ष, अन्य प्राकृतिक वस्तुओं में होता है, अर्थात टोटम प्राकृतिकवादी है। टोटम गोत्र का पहचान चिन्ह होता है। टोटम क्या है? गोत्र का पहचान चिन्ह होता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ लेक्चर कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश की जनजातियां डिस्कस किए हैं, और एक पार्ट हमने जनजाति का और बना चुके हैं जो हमारी यूनिट फर्स्ट की प्लेलिस्ट में मिलेगा। वहां भी सिलेबस में लिख रखा है कि मध्य प्रदेश की जनजातियां पूछी जाएगी। हमने बारी बारी से सारी जनजातियां वहां डिस्कस की हैं। जितनी भी जनजाति हैं उनके बारे में डिटेल में जाने हैं। इस लेक्चर, ये भी लेक्चर उसी से रिलेटेड था, लेकिन ये फैक्ट के रूप में था और कुछ काम की इंफॉर्मेशन थी। तो फ्रेंड्स, हमारे लेक्चर समाप्त होता है। यूनिट 5 सारी कंप्लीट हो गई है। आप हमारी यूनिट 5 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।